ओके, तो अब हम लोग आज बात करेंगे। कल हमने देखा कि रिवर्स बायस जो करंट है वो एक कांस्टेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है एंड बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये सारी बातें कल हो चुकी थी। और इसमें ये भी एक बात हमने कही कि जब हम रिवर्स बायस की बात करेंगे तो देयर विल बी अ ब्रेकडाउन काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो अब ये ब्रेकडाउन दो तरीके के हैं। एक तो एवलांच ब्रेकडाउन है और दूसरा जेनर ब्रेकडाउन है। तो जिनमें जेनर ब्रेकडाउन है उन्हें हम जेनर डायोड कहते हैं, और नॉर्मली जो पीएन जंक्शन में ब्रेकडाउन मिलता है वो एवलांच ब्रेकडाउन कहा जाता है। दूसरी बात कि ये जो ब्रेकडाउन है दैट अपीयर्स इन रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सॉरी। तो फॉरवर्ड बायस में ऐसा कोई ब्रेकडाउन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। उसमें नी वोल्टेज होता है, एक कट इन वोल्टेज उसको कहते हैं, जिसके आगे हमें एक करंट मिलने लगती है। उसके पहले तक देयर इज़ नो करंट। अगर हम वोल्टेज के संदर्भ में देखें तो डायोड के क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और कोई करंट नहीं मिलेगी। ठीक है। अब जब हम रिवर्स बायस में आते हैं तो बेसिकली जो ब्रेकडाउन है वो दो तरीके हैं एक्सप्लेन करने के, एक एवलांच दूसरा जेनर। तो ये बात तो अपने को पता है कि रिवर्स बायस में सपोज दिस इज पी, दिस इज एन, तो इधर होल ज़्यादा हैं, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। जब हम रिवर्स बायस लगाएंगे तो जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। हम यहाँ मान के चल रहे हैं दोनों तरफ सिमेट्रिकल है तो वो इंक्रीज हो जाएगी फर्दर, यानी कि एक करंट ये मिल रही है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो जो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स इसमें अधिक हैं, जो कि मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द हायर पोटेंशियल, और इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं। दीज आर एन टाइप है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी एंड दीज आर मूविंग टूवर्ड्स द लो पोटेंशियल साइड। तो जैसे जैसे हम फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियसली ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन या होल, उनकी अपनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, या दूसरे शब्दों में कह लें कि उनकी अपनी जो एक काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। तो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फिक्स्ड आयंस थे, माइनस माइनस माइनस, फिक्स्ड आयन एक्सेप्टर एटम पे, है ना, नेगेटिव चार्ज था, डोनर एटम पे पॉजिटिव चार्ज था। तो जब ये वाइडन हुआ होगा तो और बड़े रीजन में हमको ये फिक्स्ड आयंस दिखाई देने लगेंगे, बड़े रीजन में डिप्लीशन विड्थ बढ़ गई तो उस पूरे रीजन में ये हो जाए। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, दो दीज आर वेरी स्मॉलर इन नंबर एज कंपेयर टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो होगा क्या, सम ऑफ देम will collide to the fixed ions because they are having the greater kinetic energy, they may collide। पहले ऐसा नहीं कि पहले टक्कर नहीं हो रही होगी, पहले भी कुछ टक्कर हो रही होगी, बट एट प्रेजेंट सिचुएशन जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो पोटेंशियल लगाया है वो बहुत ज़्यादा है, तो दीज कॉजेज द increase in the kinetic energy of the charge carriers
और अब वो जब दूसरे फिक्स्ड आयंस से टकराएंगे तो व्हाट दे विल डू कि वो फिक्स्ड आयंस से न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे। तो जब न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विल फ्लो दिस साइड एंड होल्स विल फ्लो दिस साइड। ओके, रिवर्स बायस जो हमने लगाया हुआ है। तो अब क्या होगा कि सडन एक एक टकराया तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। अब वो हो सकता है कि किसी दूसरे से टकरा जाए, तो अब दो टकराए तो 4 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाए, 4 टकराए तो 8 जनरेट हो जाए। तो बिकॉज द kinetic एनर्जी इज वेरी हाई, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं kinetic एनर्जी हाई है तो उनका आपस में अगर टकराव हो रहा है तो टेम्परेचर राइज भी हो रहा होगा, है ना। आप आपस में झगड़ा करते हैं तो आपके टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा कि जब आपस में वहाँ कोलिजन हो रहा होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी राइज हो रहा होगा उस पर्टिकुलर रीजन में। तो कुल मिलाकर के इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमने बाहर से पोटेंशियल लगाया हुआ है, इसकी वजह से चार्ज कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। देख, वो कोलाइड हुए फिक्स्ड आयन से, और फिक्स्ड आयन से 2 4 8 ऐसे करके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए। और ढेर सारे जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो क्या होगा, आफ्टर सर्टेन टाइम यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट मिलने लगेगी, एंड दिस पोटेंशियल इज रिफर्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज इसको कहा जाता है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। अब जैसे ही ये ब्रेकडाउन वोल्टेज हम रिड्यूस करेंगे, हटा देंगे, तो द डायोड विल कम इन इट्स नॉर्मल सिचुएशन। फिर से हमारी जो वाइडनिंग है वो जैसी थी वैसी हो जाएगी, वो अपने वापस उसी सिचुएशन में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द एवलांच। अब जेनर पे आते हैं। जेनर में एक शायद उनका जो नाम था मैं भूल रहा हूँ, बट इट वाज सम क्लैरेंस जेनर या क्लैरेंस मेल्विन जेनर, कुछ ये नाम था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। क्लैरेंस मेल्विन जेनर यही नाम था उनका। व्हाट ही एक्चुअली डिड, ही फर्स्ट सॉ द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो जब ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा तो जो डिप्लीशन विड्थ होगी इन दैट पर्टिकुलर साइड वो कम रहेगी, है ना। तो इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ P और N दोनों तरफ बहुत ज़्यादा डोपिंग कर दें, हाई कंसंट्रेशन की डोपिंग कर दें, तो जो डिप्लीशन विड्थ बनेगी वो ऑलरेडी बहुत पतली बनेगी। ओके, डिप्लीशन विड्थ जो डिप्लीशन रीजन है, तो सच टाइप ऑफ डायोड, है ना, जिसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, डोपिंग बहुत ज़्यादा की गई है, आर रिफर्ड एज जेनर डायोड। ओके, अब फॉरवर्ड बायस में ये डायोड नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह ही बिहेव करेंगे, ऐसा इसमें कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन रिवर्स बायस में जब इन्हें ऐसे डायोड जिनका डोपिंग कंसंट्रेशन आपने बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, ऑब्वियसली ये वाइडन होगा, जो रीजन है वो वाइडन होगा, बट दिस रीजन is not that much widen as compared to this normal PN junction. ओके, तो इस रीजन में जब वाइडन हुआ भी तो भी ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस उसका विड्थ है, माइक्रोमीटर ऑर्डर का विड्थ है। तो अगर आपने स्मॉलर वोल्टेज भी लगाया, सपोज आपने 5 वोल्ट भी लगाया, तो जो फील्ड है दिस रीजन, इस रीजन पे जो फील्ड वो फील करेगा, दैट इज, आपको पता है ना V बाई डी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई डी। तो अगर आपने 5 वोल्ट भी लगाया है तो 5 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर ऐसा
इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इतने स्मॉल रीजन में वो फील करेगा। ओके, तो अब जब इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी फिक्स्ड आयन रखा जाएगा तो अपने आप ही उस फील्ड, उस हाई फील्ड की वजह से, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने बाहर से एक्सटर्नल में फील्ड हाई लगाया है, हम 100 वोल्ट तक गए हैं, 10 है ना, एक उदाहरण के तौर पे 70 वोल्ट 50 वोल्ट इतना हम हाई गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, हम 5 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट 3.5 वोल्ट 8 वोल्ट ऐसे स्मॉल वोल्टेज लगाकर भी हम बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों संभव हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि एट द स्मॉलर वोल्टेज ही हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि आपको एक कर्व ऐसे दे दिया है ना, दो ऐसे कर्व दे दिए हैं, इसमें से कह दे कि भाई ये रिवर्स बायस में एक प्लॉट खींचा गया है, अब आप ये बताइए कि सॉरी ये वोल्टेज है और ये करंट है, रिवर्स बायस में एक प्लॉट खींचा गया है। अब आपको ये देख के बताना है कि इसमें से कौन सा, यहाँ पर लिख दिया गया है 2 वोल्ट और यहाँ पे लिख दिया गया है 50 वोल्ट, तो कौन सा जेनर वोल्टेज का होगा और कौन सा नॉर्मल एवलांच इफेक्ट के कारण जिसमें ब्रेकडाउन हो रहा होगा या नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होगा। तो आप ये बता देंगे कि स्मॉलर वोल्टेज पे अगर हमको ब्रेकडाउन मिल रहा है तो दैट डायोड वुड बी सिंपल जेनर डायोड, और जिस पे कंपैरेटिवली हाई वोल्टेज पे ब्रेकडाउन मिल रहा है, यानी कि उसमें एवलांच इफेक्ट की वजह से ब्रेकडाउन मिल रहा है। एवलांच आई थिंक आप लोग समझते होंगे, ग्लेशियर्स में आप एग्जांपल लेते हैं तो कैसे वो इनिशिएट होता है, वो ऐसे इनिशिएट होता है कि एक छोटा सा कोई कुछ गिरा या छोटा सा एक बर्फ का कुछ भी ऐसा इनिशिएट हुआ वहाँ से, और वो क्या करता है, इकट्ठा फिर अपने साथ ढेर सारा लेकर के चलने लगता है ना, वो दूसरे से टकराएगा, उसके नीचे वाला ऐसे टकराते चले जाएंगे, तो ढेर सारा बर्फ पूरा एवलांच कहा जाता है ऐसी घटना को। तो यहाँ पर भी वही है कि आपने एवलांच में देखा था क्या हो रहा था कि सिंस द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मच हायर, कि वो फिक्स्ड आयन से टकरा रहा था और वहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे थे। एक ने टकराया, दो प्रोड्यूस किए, दो टकराएंगे, चार प्रोड्यूस करेंगे, चार टकराएंगे, आठ प्रोड्यूस करेंगे, एंड इट गोज ऑन, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलने लगेगी। जबकि जेनर में क्या हो रहा है कि द डिप्लीशन विड्थ इज वेरी थिन, and the applied potential is smaller potential पे the electric field is very high. It's so high that the fixed ion, अब उन फिक्स्ड आयन से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगेंगे और क्या, एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट विल अपीयर देयर। ओके, सो दिस इज द, अब ये ऐसा नहीं है कि जेनर में 2 वोल्ट 5 वोल्ट ही होता है, 10 वोल्ट 12 वोल्ट 18 वोल्ट ऐसे भी जेनर डायोड हैं, बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन यूज। तो जो जेनर डायोड है इनका इस्तेमाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। जेनर डायोड का जो एक बेसिक इस्तेमाल हम रेगुलेटर्स में करते हैं, ओके, जहाँ पर हमें ऐसा है कि इससे अधिक वोल्टेज नहीं होना चाहिए, तो हम वहाँ पर उस पर्टिकुलर वोल्टेज का जेनर डायोड लगा देंगे रिवर्स बायस में। तो अब अगर 5 वोल्ट का हमको रिक्वायरमेंट है तो हमारा भले ही, मान लीजिए सपोज हमने एक एडॉप्टर बनाया हुआ है, आगे हम देखेंगे, हमने एक एडॉप्टर बनाया हुआ है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, और वो एसी जो ट्रांसफार्मर है, सबसे पहले तो वो ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 12 वोल्ट या 18 वोल्ट कुछ बदल रहा है ना, डिपेंडिंग अपॉन विच काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर वी आर यूजिंग। तो अब वो ट्रांसफार्मर क्या है कि उसने डीसी नहीं बनाया, तो जो हमारा अगला चैप्टर है वो रेक्टिफायर का है, तो यहीं से वो भी थोड़ा थोड़ा आप समझते चलिए।
तो जो वेव बनेगी आउटपुट में ट्रांसफार्मर के, दैट इज़ नॉट डायरेक्ट करंट, तो हो सकता है उसमें कुछ स्पाइक्स हों। तो अब हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर मान लीजिए 9 वोल्ट का है, अपन चाहते हैं कि 8 वोल्ट का ही हमारे पास या 5 वोल्ट का ही हमको आउटपुट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स बायस में एक जेनर डायोड लगा देंगे। उससे क्या होगा कि वो उस पर्टिकुलर डायोड के अक्रॉस 5 वोल्ट से अधिक आउटपुट कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखें, रिवर्स बायस में हमने क्या कर रहा था, एक डायोड लिया, सपोज अब हम जेनर डायोड ले रहे हैं, एक डायोड लिया है, ये वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज है, ये V है जो हम मेज़र कर रहे हैं, और मिली एम्पियर मीटर हमारा यहाँ पर कहीं पर है, या माइक्रो एम्पियर मीटर है। तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज, इसका वोल्टेज और डायोड के क्रॉस वोल्टेज लगभग बराबर ही आएगा, क्योंकि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग। तो अगर ये 1 किलो ओम भी हमने लगाया है और माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की करंट फ्लो कर रही है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, 1 किलो ओम का लगाया है, तभी भी 10⁻³ वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा होगा, इमेजिन, है ना। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस तो वोल्टेज ड्रॉप कोई होगा ही नहीं। तो जो कुछ भी यहाँ पर पोटेंशियल हम दे रहे होंगे रिवर्स बायस वोल्टेज में डायोड को, वही वोल्टेज डायोड के अक्रॉस डेवलप होगा, है ना। तो अब क्या होगा कि अगर इसमें ब्रेकडाउन भी हुआ तो वो इतना ही वोल्टेज, अगर बाहर से सपोज हमको, अब ये कुछ हमने बनाया हुआ है, ये 10 वोल्ट का है मान लीजिए, पीक टू पीक वोल्टेज 10 वोल्ट का है या 12 वोल्ट का है, हमें चाहिए 5 वोल्ट। तो जब हम रिवर्स बायस में ऐसा कुछ युक्ति लगा देंगे कि वो 5 वोल्ट से अधिक हो ही ना, तो अपने को यहाँ पर एक ऐसे क्लिपिंग मिलने लगेगी कि वो यहाँ तक तो जाएगा 5 वोल्ट पे ऐसे मिल जाएगा, 5 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा एप्लीकेशन जेनर डायोड का। तो जैसा मैंने बोला था कि एवलांच और जेनर जल्दी हो जाएंगे, 10-12 मिनट का ही वीडियो होगा, तो ठीक है, ये इसमें इतना ही। नेक्स्ट जो होगा हम रेक्टिफायर की बात करेंगे। आई थिंक शुरू कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ब्रीफ एक ले सकते हैं। तो रेक्टिफायर्स आर बेसिकली, उसको अब हम ऐसे समझें कि रेक्टिफायर जो हैं वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का एक उपाय है ना। रेक्टिफायर्स जो हैं रेक्टिफाई कर रहे हैं, कुछ तो रेक्टिफाई कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो दो तरीके के रेक्टिफायर्स हैं, एक हाफ वेव, दूसरा फुल वेव, और तीसरा ब्रिज। ये भी बेसिकली फुल वेव रेक्टिफायर ही है, बट द मैकेनिज्म इज डिफरेंट। तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर, और तीसरा ब्रिज रेक्टिफायर। तो अब हमें ये पता है डायोड का बिहेवियर, हमें पता है, हमें क्या पता है डायोड का बिहेवियर। डायोड का बिहेवियर ये होता है कि अगर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, यानी कि पी साइड को अगर हम हायर पोटेंशियल पे रख दें और एन साइड को हम लोअर पोटेंशियल पे रख दें, तो एक करंट इधर से इधर फ्लो होगी, ये अपने को पता है। करंट फ्लो होगी, सपोज उसको हम कह रहे हैं मिली एम्पियर ऑर्डर की करंट फ्लो होगी, यानी कि फॉरवर्ड बायस में ये जो डायोड है वो एक सिंपल रजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल कैसे सकते हैं, आई डी इक्वल्स आई जीरो ई रेस टू पावर वी ओवर वी टी। ये था फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में ये इक्वेशन था, हम लोगों ने देखा था, है ना, ये हम लोगों ने निकाल चुका है। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट कर लें, वी
वोल्टेज अपने पास है ही है, करंट अपने पास है ही है। तो ये बन जाएगा एक तरीके से, अगर हम इसको V और I दोनों को देखें, डेल V ओवर डेल I, इधर में क्या है, ये ID ही I है, ओके, इसलिए इतना बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको करेंगे तो ये 1 ओवर VT, और ये क्या बचेगा, ये बचेगा I जीरो कांस्टेंट है, और ये बचेगा e रेस टू पावर वे, एक मिनट, ये डेल I बाई डेल V होगा अगर हम इधर से देख रहे हैं तो, डेल I, एक्चुअली डेल V इधर ही रख दो, कोई बात नहीं, एक एक लाइन करें नहीं तो हमें को कन्फ्यूजन हो जाएगी। और ये हो जाएगा V ओवर VT डेल V, है ना। तो यहाँ से डेल V ओवर डेल I वुड बी इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, ये अगेन I हो जाएगा, दिस विल बिकम VT ओवर I। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए 1 मिली एम्पियर के आसपास, और V अपॉन I क्या है, ये रेजिस्टेंस है, तो दिस विल गिव यू द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, है ना, दिस विल बी रिफर्ड एज फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस RF। तो अगर हम 1 मिली एम्पियर पे बात करें, 1 मिली एम्पियर पे, तो VT की वैल्यू तो अपने को पता है 0.026 वोल्ट। 1 मिली एम्पियर पे अगर हम बात करें, यानी कि ये 26 मिली वोल्ट है और ये 26 मिली एम्पियर है, तो दिस रेजिस्टेंस वुड बी 26 ओम्स। तो फॉरवर्ड बायस में अगर हम देखें, तो फॉरवर्ड बायस में ये जो डायोड है, दिस इज बिहेविंग एज अ सिंपल रेजिस्टेंस, जिसका कि रेजिस्टेंस बहुत कम है, 26 ओम है ना। 2 मिली एम्पियर पे देखेंगे तो और कम आएगा, ठीक है। तो स्मॉलर करंट पे, तो एक तरीके से ये ऑन स्विच की तरह काम कर रहा है, ऑन स्विच, यानी कि स्विच जब हमने दबा दिया है तो उस पाथ का रेजिस्टेंस कम हो गया है और करंट फ्लो कर रही है। अब यही चीज़ अगर हम रिवर्स बायस में देखें, तो रिवर्स बायस में अगर ID इक्वल्स माइनस I0, अगर रिवर्स बायस में देखें, तो रिवर्स बायस में जो R है दैट वुड बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। डिफ्रेंशिएट करोगे, V है नहीं, 0 अपॉन डेल्टा I विल बी इनफाइनाइट, है ना। तो ये डिटरमाइंड है स्टेट, तो बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डायोड को रिवर्स बायस लगाएंगे, यानी कि P साइड को लोअर पोटेंशियल पे और N साइड को हायर पोटेंशियल पे रखेंगे, तो इन रिवर्स बायस, यहाँ से एक बात और पता चल गई कि इन फॉरवर्ड बायस जो डायोड है हमारा वो ऑन स्विच है, और रिवर्स बायस में जो डायोड है वो ऑफ स्विच है। ऑफ स्विच यानी कि वो ऐसे कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा। अब यहाँ पे आप बैटरी भले ही लगाए हुए हो, है ना, रिवर्स बायस लगा हुआ है, सॉरी, रिवर्स बायस लगा हुआ है, बट देयर विल बी नो करंट। अभी तक हम लोगों ने देखा कि रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो कर रही थी। इन जनरल स्पीकिंग, तो हम अगर उसको और मान लें कि हाँ कुछ नहीं, फॉरवर्ड बायस में ऑन स्विच यानी कि करंट जा रही है, और रिवर्स बायस में ऑफ स्विच यानी कि करंट नहीं जा रही है, बात खत्म, है ना। एक्चुअली में फ्लो होती है बट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग। तो इसको अगर हम देखें, अगर ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका जो प्लॉट मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेटेड कि यहाँ तक तो जीरो होगा और यहाँ के बाद ये स्ट्रेट लाइन, और इस साइड में कुछ भी नहीं, है ना। तो अब हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जबकि ये होता कैसा है, ये एक्सपोनेंशियल होता है और ये इधर ऐसे होता है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है। तो अब हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके रेक्टिफायर बनाएंगे, ठीक है। तो रेक्टिफायर में क्या होगा, रेक्टिफायर यानी कि अब हम अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा आ रहा है 220 वोल्ट,
सबसे पहले तो वो चेंज होगा 9 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट में। ये 9 वोल्ट का अल्टरनेटिंग करंट है, ट्रांसफार्मर लगाने से वो डीसी में नहीं बदल जाता, वहाँ पे कुछ और भी युक्ति करनी पड़ती है। ये डायोड लगा दिया। अब इस रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम आउटपुट वोल्टेज मेज़र करें तो कैसा होना चाहिए? ओके, कैसा होना चाहिए? अब भाई अल्टरनेटिंग करंट तो ऐसे होती है, ये इसका जो आरएमएस वैल्यू है वी आर एम एस 220 वोल्ट है मान लिया थोड़ी देर के लिए, है ना। और यहाँ पर जब ट्रांसफार्मर के दूसरे एंड पे सेकेंडरी कॉइल पे हमने देखा तो वहाँ पर ये 9 वोल्ट है। 9 वोल्ट अभी भी है, एसी है, डीसी नहीं हुआ। तो अब 9 वोल्ट एसी क्या हो रहा है, ये हमारा पी साइड है और ये हमारा एन साइड है। ये बार बार क्या होगा, अब यहाँ पे पोटेंशियल इस ट्रांसफार्मर के एंड पे क्या होगा, एक बार हाई होगा फिर लो होगा, है ना। जीरो से ऊपर जाएगा वोल्टेज, फिर जीरो से नीचे आएगा वोल्टेज। तो इसका जो, और ये कनेक्टेड किससे है, एक सिरा कनेक्टेड है पी से, दूसरा सिरा कनेक्टेड है एन से। यानी कि जब जब ये हाई एम्पलीट्यूड आएगा तो जो पी साइड है, जब जब ये हाई एम्पलीट्यूड आएगा जीरो के ऊपर, जब जब ये ऐसा आएगा तो ऑब्वियसली अगर ये वोल्टेज हाई हो रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, है ना। एक सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर होता है, ये वो नहीं है। सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर में जीरो लाइन एक होती है रेफरेंस लाइन, उस जीरो के ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। यहाँ पर हम किसी एक की तुलना में ही दूसरे को मेज़र कर पाएंगे। तो अगर हम इस सिरे की तुलना में इसको मेज़र करें ऊपर वाले को, तो जो हमारा P और N है वो क्या होगा, इस हाफ में, फर्स्ट हाफ में फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन सेकेंड हाफ में रिवर्स बायस्ड होगा। यानी कि जब फर्स्ट हाफ आएगा तब तो इस डायोड से एक करंट फ्लो करेगी, और जैसे ही सेकेंड हाफ आएगा ये डायोड कैसा हो जाएगा, ओपन स्विच हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भले ही वोल्टेज दे रहे हैं इन फर्स्ट हाफ में ये कैसा बिहेव करेगा, हम केवल दूसरा एंड बना रहे हैं। फर्स्ट हाफ में ये एक सिंपल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, दिस इज आर एल जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज ले रहे हैं, तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और सेकेंड हाफ में ये एक ओपन स्विच की तरह काम करेगा, आर एल यानी कि लोड रेजिस्टेंस, ओके, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज अपना मेजर कर रहे हैं। तो वट एवर इज द करंट फ्लोइंग, यहाँ से अगर हम आर एल से मल्टीप्लाई कर दें आई इंटू आर एल, तो अपने को मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज का परिमाण कितना है। और दूसरे केस में जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, डायोड हमारा रिवर्स बायस में, तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी, तो इसमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भले ही हम एक वेव दे रहे हैं ऐसे, इसका जो आउटपुट आएगा अगर इस तरीके की युक्ति हमने लगा रखी है तो केवल यहाँ पर मिलेगा, सेकेंड हाफ में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, सेकेंड हाफ में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, तो ओनली वन हाफ, है ना, वन हाफ नहीं, ओनली हाफ वेव ऑफ द इनपुट वोल्टेज we are getting in the form of output, so this is called half wave, है ना। आधा वेव हमने डायोड की मदद से गायब कर दिया, उड़ा दिया। इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है। सवाल ये कि सपोज दिस इज टी, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है, इस इनपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी f है, तो व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर में, ठीक है ना। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज रिपीटिशन।
कितनी देर में वो रिपीट कर रहा है, तो 1/t अगर हम कर देंगे तो दैट इज द रिपीटिशन, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक आया और फिर ये 0, फिर ये रिपीट यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये 0, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया, रिपीट किया, फिर ये 0। तो होमवर्क आपका ये है कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, कि हाफ वेव से जो आउटपुट मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर अभी समझ लेते हैं, इसका जो डिटेल मैथमेटिकल एनालिसिस है वो हम बाद में करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में जैसा मैंने अभी नाम लिया कि एक सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर होता है, ये हमारा सॉरी क्वाइल, दिस इज माई RL। ओके, अब क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर में हमने दो डायोड लगा लिए, आइडेंटिकल डायोड और दो तरफ से। सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर की खास बात ये होती है कि दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, और इस रेफरेंस की तुलना में ये पोटेंशियल जब हाई होगा, इस रेफरेंस की तुलना में जब ये पोटेंशियल हाई होगा, ठीक उसी समय इस रेफरेंस की तुलना में ये पोटेंशियल लो होगा। दूसरा, जब इस रेफरेंस की तुलना में ये हाई होगा, ठीक उसी समय इस रेफरेंस की तुलना में नीचे की साइड जो पोटेंशियल है वो लो होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इफ वी आर गिविंग दिस टाइप ऑफ वेव, तो अगर ये 0 है और ये प्लस वोल्टेज है तो ये माइनस होगा उस समय, ठीक है ना। और ठीक उसी समय अब अगले पल अगर ये 0 है और ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर टैब ट्रांसफार्मर। दोनों तरफ इकट्ठा पॉजिटिव या निगेटिव ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे पहले वाले केस में क्या था कि वो हमेशा ही वो इसके रेफरेंस की तुलना में ये अधिक या इसी के रेफरेंस की तुलना में ये कम होगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इस रेफरेंस की तुलना में प्लस या माइनस की बात होगी। तो अब जब इस रेफरेंस की तुलना में यहाँ पर प्लस होगा उस समय ये माइनस होगा, तो इसका मतलब जब फर्स्ट हाफ में द पोटेंशियल इज पॉजिटिव, इफ द पोटेंशियल इज पॉजिटिव, तो इस रेफरेंस की तुलना में ये क्या होगा, हमारा पी एन की तुलना में ये ग्राउंड, ये रेफरेंस वोल्टेज है, एन से जुड़ा हुआ है, और पी हाई पर होगा, एन लो पर होगा, तो इट विल फ्लो अ करंट, एक करंट फ्लो होगी। लेकिन ये जो डायोड है ये नहीं होगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस रहेगा ठीक उसी समय, क्योंकि इस रेफरेंस की तुलना में नीचे जो वोल्टेज होगा वो डाउन होगा। लेकिन जब निगेटिव पोटेंशियल आएगा, यहाँ पर जब निगेटिव पोटेंशियल आया तो इस रेफरेंस की तुलना में ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ऊपर वाला डायोड, इस डायोड को D1 नाम दे दें, इस डायोड को D2 नाम दे दें। तो फर्स्ट हाफ में तो D1 डायोड फॉरवर्ड बायस है और D2 रिवर्स बायस है, लेकिन सेकेंड हाफ में जब नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है तो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर क्या करता है, जीरो के तुलना में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जीरो की तुलना में जब माइनस वोल्टेज ही आ रहा है तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा और ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। पोटेंशियल के डिफरेंस में प्लस माइनस है ना, लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ये बोलना चाहिए प्लस माइनस की बजाय। उस रेफरेंस पॉइंट की तुलना में नीचे का जो पोटेंशियल है वो हाई हो जाएगा और ऊपर वाला लो हो जाएगा। तो D2 डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस एंड D1 डायोड विल बी इन रिवर्स बायस। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट हाफ में in first half D1 will conduct and D2 will not. In second half
D1 will not conduct and D2 will conduct. ओके, तो जब फर्स्ट हाफ में क्या होगा, D1 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा, तो इससे कोई करंट नहीं जाएगी, इससे जाएगी। यहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं RL के क्रॉस, तो एक वोल्टेज मिल जाएगा। तो इसमें होगा क्या, अगर हमारे पास ये पोटेंशियल हमने दिया हुआ है तो आउटपुट कैसा मिलेगा, फर्स्ट हाफ में भी ऐसा मिलेगा, सेकेंड हाफ में भी ऐसा मिलेगा। ओके, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, और इस पे एक हमको करंट आई मिलने लगेगी और ये पाथ कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब फिर से वही सवाल कि अगर इसका टाइम पीरियड t है, फ्रीक्वेंसी f है, तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो रिपीटिशन है पहले की तुलना में, पहले क्या हो रहा था, हाफ वेव रेक्टिफायर में यहाँ तक यहाँ था, फिर ये जीरो था, फिर ये था, फिर ये जीरो था, अब वो नहीं है। अब क्या है, जो सेकेंड वेव थी, सेकेंड हाफ था, सेकेंड वेव नहीं, सेकेंड हाफ था, हम उसके अक्रॉस भी आउटपुट पोटेंशियल पा रहे हैं। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये t/2 टाइम के बाद ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो आपका होमवर्क है कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, है ना, ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी फुल वेव रेक्टिफायर में। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। इसी तरीके से जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर में भी इसके भी मैथमेटिक्स हम लोग आराम से करेंगे। जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर में क्या करते हैं, 4 डायोड लेते हैं, है ना, एक ब्रिज बनाते हैं, ये हमारा 220 वोल्ट है, एक ब्रिज बनाते हैं। इसमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये डायोड हैं, इनकी डायरेक्शन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा एग्ज़ाम में जब आप बनाएंगे, तो नहीं तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, एंड दिस इज़ कनेक्टेड विद दिस वन, ये बाहर से होगा और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस होगा जिसके अक्रॉस हम अपना आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। अब इसमें हमने सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर नहीं लिया, तो फिर से वही होगा, ये जब जीरो होगा या रिफरेंस होगा, लो पोटेंशियल होगा, तो ये हाई पोटेंशियल होगा। ये लो पोटेंशियल है तो आप देखो ये लो पोटेंशियल है ना, तो अब इसका नाम दे दें, अगर D1 D2 D3 D4, D1 D2 D2 नाम दे दें, तो दिस इज़, अगर हम इसको D1 नाम दे रहे हैं तो इसके सामने वाले को D2 नाम देंगे। क्यों दे रहे हैं अभी देखेंगे हम, D3 नाम दे दें और इसको D4 नाम दे दें। तो अब क्या होगा कि ये हाई पोटेंशियल, तो D1 और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो D2 है, यहाँ पर ये लो पोटेंशियल, ये इससे कनेक्टेड है ना। तो अब क्या होगा कि फर्स्ट हाफ में D1 और D2 कंडक्ट करने लगेंगे, क्योंकि D2 का भी ये लो पोटेंशियल पर है। अब ये कैसे करंट फ्लो करेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि सर्किट तो पूरा होना चाहिए ना, ऐसे, और ये इसमें चला गया। ठीक है, ये इधर से आया, इधर गया, इधर आया, इधर आया, और फिर ये D2 से होते हुए ये ऐसे, सर्किट पूरा पाथ कंप्लीट हो गया, सर्किल कंप्लीट हो गया। तो इन फर्स्ट हाफ D1 एंड D2 आर कंडक्टिंग, जबकि D3 एंड D4 आर नॉट कंडक्टिंग। ठीक है, अब सेकेंड हाफ में क्या होगा, सेकेंड हाफ में जब यहाँ पर हाई पोटेंशियल हो जाएगा नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में लो पोटेंशियल हो जाएगा, तो आई थिंक मैं दूसरा कलर यूज़ कर लूँ। अब क्या होगा भैया, यहाँ पर हाई पोटेंशियल हो गया, तो ये जो पाथ है ये ऐसे, ये D4 और ये इधर,
और ये इधर इसको क्रॉस करेगा और ये D3 से होता हुआ ये वापस। तो इन सेकेंड हाफ D3 and D4 are conducting, जबकि D1 and D2 are not conducting। तो यहाँ पर भी ब्रिज रेक्टिफायर में भी हमारा जो दोनों हाफ है दैट आर बीइंग यूज्ड, दोनों हाफ हमारे यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें फुल वेव रेक्टिफायर जैसा ही वेव मिलेगा, है ना। तो ब्रिज रेक्टिफायर इज ऑल्सो अ बेसिकली टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो डायोड से भी बना सकते हैं, बशर्ते फुल वेव रेक्टिफायर में अगर हम दो डायोड से बनाएंगे तो वी नीड अ सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर, जबकि अगर हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएं तो सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बनाना थोड़ा सा कठिन इसलिए है क्योंकि उसमें जब हम वाइंडिंग करते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसमें दो तरीके की लेयरिंग होती है, फिर वाइंडिंग होती है, तो लॉसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बनाने में। जबकि नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो हम लेते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसमें सिर्फ हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की वाइंडिंग करते हैं, जबकि सेंटर ट्रैप में हमको दो तरीके की वाइंडिंग करनी होती है। तो वहाँ पे लॉसेस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑब्वियसली बढ़ेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देखा जाए तो दैट ऑल विल ऑल्सो इंक्रीज एज कंपेयर टू अगर हम केवल 0 से 9 वोल्ट का ले रहे हैं एक ट्रांसफार्मर और एक 909 ले रहे हैं। अगर ऐसा हम लिख रहे हैं ना तो इसका मतलब ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, 909 लिखा है तो ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, उसमें 3 वायर निकले होंगे। तो हाफ इधर हाफ के लिए अलग और इधर हाफ के लिए अलग, जबकि नॉर्मल डायोड में 2 वायर निकले होंगे, 2 इनपुट के 2 आउटपुट के। और इस तरीके के जो सेंटर टैप्ड होंगे 2 इनपुट के 220 वोल्ट देने के लिए, प्राइमरी पे 220 वोल्ट देंगे और सेकेंडरी पे एक बीच में वोल्टेज मिलेगा रेफरेंस और दोनों किनारों पर उसके अपोजिट, है ना। तो उस रेफरेंस की तुलना में एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ रेक्टिफायर, है ना। तो आई थिंक ये हम लोग ठीक ठीक चल रहे हैं। अगर आप लोग सुन रहे होंगे सारा कुछ तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। और जब कॉलेज ओपन होगा तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इतने डिटेल में हम कॉलेज में क्लास में बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक के लिए मुझे लगता है कि मैंने 30 मिनट 40 मिनट यहाँ पर दिए हैं, वो बहुत हैं। अगर आप पूरी पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो यू विल गेट द आइडिया, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट्स कि हम क्या बात कर रहे हैं और चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो इसमें इतना ही। नेक्स्ट मुझे लगता है कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का मैथमेटिकल एक बार हम लोग क्लासरूम में कर लेंगे क्लास में, देन हम फुल वेव रेक्टिफायर का ऑनलाइन बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि यू विल गेट द आइडिया कि कैसे करना है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में और ब्रिज रेक्टिफायर में तकलीफ नहीं होगी आपको करने में। ओके, थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।